हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल गाइस। सो प्रीवियस हम लोगों ने डिस्कस किए थे जी 43 क्वेश्चंस तक हम लोगों ने कवर अप कर लिया था। राइट 43 जो है वो हम लोगों ने कवर अप कर लिए थे। आज हम लोग जो है वो कंटिन्यू करेंगे कहाँ से, 44 क्वेश्चन से। आई होप आप लोगों को ये 43 के 43 क्वेश्चन जो है वो क्लियर है। जितने भी हम लोगों ने 43 क्वेश्चंस किए हैं अभी तक 2 वीडियोस के अंदर, राइट। और आज हम लोग जो है वो थर्ड पार्ट जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं 44 से 60 क्वेश्चंस तक, राइट। तो जब तक आपका पेपर है कंटिन्यू करेंगे, राइट, एमसीक्यूज के साथ ही। सो लेट्स स्टार्ट विद दी 44th नंबर क्वेश्चन। चलिए, तो बेसिकली हम लोगों ने प्रीवियस जो भी टॉपिक डिस्कस किए थे उसके अंदर हम लोगों ने लोक अदालत डिस्कस किया था, राइट। लास्ट टाइम लोक अदालत के ऊपर जो है वो क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम लोग जो है जो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स है वो भी हम लोगों ने थोड़ा सा पिछली बार डिस्कस किया था। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस डीआरटी और डराट के बारे में जो है जो एमसीक्यूज बनते हैं वही डिस्कस करने वाले हैं, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 44, हु इशूज सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी फॉर रिकवरी ऑफ डेट। कौन इशू करता है भाई इसको, सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी को फॉर रिकवरी ऑफ डेट। बेसिकली क्या होता है कि जितने भी आपके हम लोगों ने आरडीडीबी है ना एक्ट के बारे में प्रीवियस क्लास में बात करी थी, राइट। ये बेसिकली किस लिए लेके आया गया, रिकवरी ऑफ जो डेट है हमारे पास, ये किस लिए लाया गया था, बैंकरप्टेसी एक्ट इसीलिए लाया गया कि बेसिकली जो बैंक्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, उनको ना ही कोर्ट में जाना पड़े, है ना, और वेट ना करनी पड़े, ताकि उनकी जो डेट की रिकवरी है वो स्पीडी रिकवरी हो सके। दैट्स व्हाई आरडीडीबी एक्ट 1993 है ना, आरडीडीबी एक्ट 1993 इसके अंदर जो है वो फॉर्म करी गई आपके पास क्या, डीआरटी और ड्राट। तो दोनों बनाए गए, डीआरटी और ड्राट, और इन दोनों को काम दिया गया कि आप एक ही काम करेंगे क्या, कि जितने भी डेट है किसके, बैंक्स के, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, उनकी रिकवरी करने का काम करेंगे, ताकि बैंक जो है वो प्रॉपरली फोकस रहे अपने काम के अंदर, है ना। उनको कोर्ट के अंदर जो पेंडिंग उनके केसेस जो पेंडिंग हो रहे हैं उसकी वजह से जो लॉस, एक्चुअल में तो लॉस हो ही रहा है ना, जो बैड लोन्स हो गए हैं उसकी वजह से तो लॉस है ही है, बट क्योंकि सिविल कोर्ट्स के अंदर जाना और उनके अंदर और वेट करना, इतना टाइम बैंक के पास नहीं है ना, क्योंकि इतना टाइम होगा नहीं होगा तो वो और आगे जो है वो लोगों को लोन कैसे ग्रांट करेगा, राइट। सो ही हु इशू सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी फॉर रिकवरी ऑफ डेट। ये बेसिकली क्या है कि रिकवरी के लिए ना एक सर्टिफिकेट इशू करना पड़ता है, राइट। रिकवरी के लिए मतलब कि बेसिकली क्या, कि जो भी बोरोवर है जब वो डिफॉल्ट कर देता पेमेंट के अंदर, है ना, तो उससे रिकवरी करने के लिए भी एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। तो बेसिकली होता क्या है कि डीआरटी के अंदर जो हेड होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर, राइट। क्या बोल रही हूँ मैं आपको, कि जो डीआरटी के अंदर हेड होता है उसका नाम क्या होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, है ना। उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, राइट। और जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उनके अंदर दो और एम्प्लॉय जो है वो स्टाफ जो है वो काम करता है। कौन कौन, एक तो होता है रिकवरी ऑफिसर, राइट, एक होता है रिकवरी ऑफिसर, और दूसरा कौन होता है, रजिस्ट्रार, राइट। तो बेसिकली क्या करता है कि जो मेनली सर्टिफिकेट इशू करने का काम है वो किसका है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर का, जो कि किसको करेंगे, रिकवरी ऑफिसर को। तो ये रिकवरी करके देंगे उस बोरोवर से जिसने की पेमेंट में क्या किया है, डिफॉल्ट किया है। सो हु इशू सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी फॉर रिकवरी ऑफ डेट, एपेलेट अथॉरिटी, रिकवरी ऑफिसर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, या फिर नन ऑफ दीज। तो बेसिकली रिकवरी तो रिकवरी ऑफिसर करता है, बट ये जो इशू है ना, जो फाइनल इशू है वो कौन करता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ग्रांट करता है इस रिकवरी सर्टिफिकेट को, और उसके ऊपर इंप्लीमेंट करने का काम रिकवरी ऑफिसर का होता है। आई होप इट इज क्लियर कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर हेड है डीआरटी के अंदर, और जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उनके अंदर दो और एम्प्लॉयज काम करते हैं। कौन कौन, एक रजिस्ट्रार, दूसरा कौन, रिकवरी ऑफिसर। और बेसिकली ये जो आपके पास ये जो सर्टिफिकेट है वो कौन इशू करेगा, कौन ग्रांट करता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। और ये जो सर्टिफिकेट इशू किया गया इसको इंप्लीमेंट करने का काम रिकवरी ऑफिसर का है। सो एज पर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए आगे 45th, any aggrieved person by an order of DRT in an application filed by the borrower under SAFESI Act can prefer appeal by paying in DRT by depositing
मतलब कितना पैसा, बेसिकली सिंपल सी बात है कि अगर आप चाहें तो डीआरटी के अगेंस्ट, राइट, ध्यान से सुनना, अगर आप चाहें, हम लोगों ने कल एक बात डिस्कस करी थी, हम लोगों ने कल सिविल कोड के ऊपर क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो उसमें मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि जब भी आप लोग, मतलब जो भी लोक अदालत है, राइट, उससे जो भी फाइनल डिसीजन आएगा, जो अवार्ड आएगा, उसके अगेंस्ट आप कहीं और अपील नहीं कर सकते। बट वाइल आई एम टॉकिंग अबाउट डीआरटी, डीआरटी के अगेंस्ट आप लोग कहां पे कर सकते हो, ड्राट के अंदर, दैट इज डेट रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल। वो ड्राट का डिसीजन जो है वो फाइनल डिसीजन होता है, ठीक है। तो मतलब अगर आपको डीआरटी से के, मतलब जो भी डीआरटी ने जो भी जो है अवार्ड दिया है, अगर आप उससे खुश नहीं है तो आप ड्राट में जा सकते हैं। बट कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है इसके अंदर जी, कि बेसिकली आपको, राइट, जो भी उन्होंने डिक्लेयर किया है अमाउंट, उसका 50% अमाउंट जो है वो डिपॉजिट कराना पड़ता है, कहां पे, ड्राट के अंदर, है ना। अगर आप लोग अपील करना चाहते हैं डीआरटी के अगेंस्ट या जजमेंट के अगेंस्ट तो बिल्कुल कर सकते हैं, बट कंडीशन इज दैट कि आप लोगों को 50% अमाउंट जो है वो सबमिट करानी पड़ेगी, कहां पे, ड्राट के अंदर। और ड्राट चाहे तो उस 50% को रिड्यूस करके कितना कर सकता है, 25%, राइट। सो 50% ऑफ द ड्यूज you have to submit under DRAT and can reduce up to 25%. So option number B is correct. I hope it is clear. Right? तो अगर आप लोग डीआरटी से खुश नहीं है तो ड्राट के अंदर फाइल कर सकते हैं, बट कंडीशन इज व्हाट के 50% अमाउंट आपको डिपॉजिट कराना पड़ेगा ड्राट के अंदर, और वो 50% चाहे, है ना, मतलब ड्राट चाहे, चेयरमैन चाहे, बेसिकली जो हेड है ड्राट का वो कौन होता है, चेयरमैन, तो चेयरमैन चाहे तो उनको 25% तक रिड्यूस कर सकते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 46, फॉर अ डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, दैट इज डीआरटी, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर होल्ड्स ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ, कितनी ड्यूरेशन हो, मतलब ड्यूरेशन, टेन्योर क्या रहता है, हाँ जी, टेन्योर बताइए प्रिसाइडिंग ऑफिसर का, 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस और अंटिल ही अटेन्स द एज ऑफ 62 years, विच एवर इज लेस, या फिर 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस और अंटिल ही अटेन द एज ऑफ 65 year, विच एवर इज लेस, राइट। सी में बोल रहा है 5 साल या फिर कितना, 70 साल अगर एज हो जाए, दोनों में से जो भी कम होगा। चौथे में बोल रहा है 4 साल, ठीक है, या तो ज्वाइनिंग को 4 साल हो जाने चाहिए या फिर 62 years हो जाने चाहिए उनकी एज को, विच एवर इज लेस। हाँ जी बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के अंदर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, ठीक है, यहां पे उनका टेन्योर बेसिकली क्या रहता है कि मैक्सिमम 5 years रहेंगे, ठीक है। जब भी उन्होंने ज्वाइन किया तो वो 5 साल तक एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर काम कर सकते हैं, और क्या है, या तो उनकी एज कितनी हो जाए, 65 years। मान लो उन्होंने 62 years या 63 years की एज में ज्वाइन किया, ठीक है, 63 years की एज में ज्वाइन किया, तो 65 years की एज में वो रिटायर हो जाएंगे। क्यों, अब आप कहेंगे 5 साल बोला तो है, बट नहीं बोला ना, उन्होंने बोला और, है ना, और until he attains the age of 65 years, whichever is less. So as per according to this, option number B is correct. या तो 5 साल हो जाने चाहिए ज्वाइनिंग को, या फिर कितना, मैक्सिमम कितना एज होना होगा, 65 years, whichever is less, right, for presiding officer. चलिए नेक्स्ट 47, फॉर अ डेट रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल द चेयरमैन होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ, जो चेयरमैन है वो कितनी ड्यूरेशन के लिए रहेंगे भाई, हाँ जी, उनका टेन्योर पीरियड क्या रहेगा, तो बेसिकली जो चेयरमैन है वो कितने साल तक के लिए काम कर सकते हैं, जब भी वो ज्वाइन करेंगे तो बेसिकली 5 years तक के लिए, ठीक है, 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस, और मैक्सिमम एज कितना होता है, 70 years, कितना रहेगा, 70 साल, राइट। सो विच एवर इज अर्लियर, चाहे तो 70 साल पहले हो जाए, चाहे उनको कंप्लीट हो जाए 5 साल काम करते हुए को एज अ चेयरमैन अंडर ड्राट। आई होप इट इज क्लियर। ऑप्शन नंबर सी। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का कितना है, 5 years, ध्यान रखना, प्रिसाइडिंग ऑफिसर का कितना है, 5 और 65, चेयरमैन का कितना है, 5 और 70, ठीक है। ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर का है और ये किसका है, चेयरमैन का। क्लियर है। 47 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ डीआरटी इज, बेसिकली जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है ना, डीआरटी के अंदर हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि वो हेड होते हैं, राइट। तो बेसिकली फर्स्ट जो आपके पास ट्रिब्यूनल है वो डीआरटी होती है। अगर आप डीआरटी से खुश नहीं होते तभी आप लोग ड्राट के अंदर जाते हो, है ना। आप लोग अपील कर सकते हो डीआरटी के अगेंस्ट, कहां पे, ड्राट के अंदर, दैट इज एपिलेट ट्रिब्यूनल के अंदर। सो जो डीआरटी को हेड करते हैं वो होते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर। उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? Appointed by RBI, that is Reserve Bank of India, appointed by the Committee of Bankers, appointed by the Government of India, appointed by the RBI in consultation with central government. कौन अपॉइंट करता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर को? Either we have presiding officer or either we have chairman under DRAT. Both are appointed by Government of India, right? Both are appointed by Government of India. Clear है जी? जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है डीआरटी के, उनको कौन अपॉइंट करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। टेन्योर हम लोगों ने देख लिया, 5 साल और कितना, 65 ईयर्स, 65 ईयर्स ऑफ हिज एज, विच एवर इज अर्लियर। या तो 5 साल ज्वाइनिंग को हो जाने चाहिए या 65 ईयर्स की उनकी एज हो जाए, तो जो भी पहले हो जाएगा उसी के अकॉर्डिंग उनका वो टेन्योर पीरियड रहेगा। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है कौन अपॉइंट करेगी? भारत सरकार, राइट, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल सकते हैं। क्लियर? 49th question, when an application is already filed with the tribunal by a bank, important question है ना। तो बेसिकली क्या बोल रहा है कि अगर आप लोगों ने कोई एप्लीकेशन फाइल करी हुई है ना, किसी बैंक ने ट्रिब्यूनल के अंदर, राइट, किसी बोरोवर के ऊपर, वेदर अनदर बैंक कैन ज्वाइन द एप्लीकेंट बैंक, क्या कोई और बैंक, है ना, वेदर अनदर बैंक कैन ऑल्सो ज्वाइन द एप्लीकेंट बैंक इफ इट हैज अ क्लेम टू रिकवर इट्स डेट्स? हाँ जी, बताइए, यस और नो। सिंपल सी बात है यार कि अगर मान लीजिए एक बोरोवर है ना, कोई एक बोरोवर है और उस बोरोवर के अगेंस्ट आप लोगों ने जो है वो डीआरटी के अंदर केस फाइल किया हुआ है, तो क्या कोई और आपको आके ज्वाइन कर सकता है कि नहीं कर सकता? बस इतना सा बात पूछ रहे हैं। क्या कोई और बैंक चाहे, आप लोगों ने, एक बोरोवर है, मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इस बोरोवर के अगेंस्ट डीआरटी में केस फाइल किया हुआ है, ठीक है। अब पीएनबी का भी इसी बोरोवर के ऊपर ही केस है, ठीक है ना, तो क्या वो आपकी एप्लीकेशन को आके ज्वाइन कर सकता है? यस। सो व्हेन एन एप्लीकेशन इज ऑलरेडी filed with the tribunal by a bank, whether another bank can join the applicant bank if it has a claim to recover its debt. So yes, provided the final order has passed by the tribunal. वो कह रहा है कि हाँ, अगर फाइनल ऑर्डर पास कर दिया तब भी, या फिर कह रहा है नहीं, नो, सिंस द एप्लीकेंट बैंक हैज ऑलरेडी फिल्ड एन एप्लीकेशन विद द ट्रिब्यूनल एंड द प्रोसीडिंग वुड हैव स्टार्टेड। कहता है कि जो एप्लीकेशन बैंक था, प्रिंसिपल बैंक था एक्चुअल में, तो उन्होंने फाइल कर दिया, इसलिए आप नहीं फाइल कर पाएंगे। थर्ड केस में क्या बोल रहा है कि यस प्रोवाइडेड द फाइनल ऑर्डर हैज नॉट बीन पास बाय द ट्रिब्यूनल। कहता क्योंकि, कहता हाँ वो ज्वाइन तो कर सकता है क्योंकि अभी तक फाइनल ऑर्डर पास नहीं हुए, तब कर पाएगा, या फिर नन ऑफ दीज। किस कंडीशन के अंदर कोई और बैंक आके आपको ज्वाइन कर सकता है? यस। सो कब कर सकता है? जब एक्चुअल में डीआरटी ने फाइनल ऑर्डर पास ना किए हो तब, ठीक है ना। सो आंसर विल बी यस, बट कंडीशन क्या होगा कि प्रोवाइडेड द फाइनल ऑर्डर हैज नॉट बीन पास्ड बाय द ट्रिब्यूनल। फाइनल ऑर्डर जो है वो पास जो है अभी तक नहीं होने चाहिए, अगर हो गए होंगे फिर नहीं कर पाएंगे। तो फाइनल ऑर्डर अगर नहीं हुए तो ही बैंक जो है ज्वाइन कर सकता है। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स गेव बर्थ टू द एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी? एआरसी को किसने बर्थ दिया है भाई? किसने पैदा किया है एआरसी को? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज होती क्या है बेसिकली, बात करते हैं बाद में, पहले मुझे ऑप्शंस पढ़ लेने दो। नंबर 1 सेबी एक्ट, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1935, सरफेसी एक्ट 2002, दैट इज सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, है ना, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट एक्ट 2002, डी रिकवरी ऑफ डेट्स ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993,
तो बेसिकली एआरसी होती क्या है कि सरफेसी ने बैंक्स को पावर दिया है, सरफेसी एक्ट 2002 के अंदर, कि अगर कोई भी बैंक है ना बिना कोर्ट जाए अपने बोरोवर से है ना क्या कर सकता है कि जो भी उसके एनपीएस हैं उसकी रिकवरी करी जा सकती है बिना कोर्ट जाए। तो खुद वो जो है वो रिकवरी कर सकता है अंडर सरफेसी एक्ट। बट अगर कभी ऐसा हो, मान लीजिए किसी लैंड के अगेंस्ट जो है ना, किसी लैंड के अगेंस्ट आप लोगों ने लोन दिया था, राइट, उस लैंड को आप लोगों ने जो है सरफेसी के अंदर किसी भी बैंक ने अपने अंडर तो ले लिया, बट वहां से रिकवरी नहीं हो पा रही लोन की, ठीक है। तो अब ये आप उस टाइम पे ऐसी कंडीशन जब आए कि रिकवरी ना हो पाए, तो हम उस टाइम पे ना, बैंक उस टाइम पे ये चीज किसको दे देता है, एआरसी को, दैट इज एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो चाहे तो वो उस लैंड के ऊपर कोई भी प्लॉट्स बना के बेचे, चाहे वो वहां पे कोई एमएनसी ओपन करे, कोई मल्टीप्लेक्स शोरूम ओपन कर दे, कोई मॉल ओपन कर दे, कुछ भी ओपन करे जिससे बेसिकली बैंक को रिकवरी हो सके, है ना। बेसिकली क्या, कुछ भी ऐसी चीज ओपन करेगा जहां से रिकवरी हो पाए। क्लियर है। सो कौन से एक्ट के अंदर आता है, ये सरफेसी के अंदर ही आता है। ऑप्शन नंबर सी, एआरसीज आर कवर्ड अंडर सरफेसी एक्ट 2002। तो बेसिकली जब बैंक खुद रिकवरी नहीं कर पाता तब वो केसेस दे देता है किसको, एआरसीज को, क्योंकि जो प्रॉपर जो एक्चुअल सिक्योरिटी थी उससे जब रिकवरी ना हो पाए और उसको फॉर्म करना पड़े, है ना। रिकंस्ट्रक्ट का मतलब ही क्या होता है कि उसकी एक्चुअल जो फॉर्मेशन थी उसको ब्रेक करके अभी आप कुछ और बनाओगे। मान लीजिए कोई बिल्डिंग थी, कोई घर था, ठीक है, कोई घर था, प्लॉट था, प्लॉट नहीं घर लेते हैं, तो कोई हाउस था, उसके अगेंस्ट आप लोगों ने लोन लिया था, तो उस घर को घेर के या तोड़ के कोई बिल्डिंग बनाई जाएगी, ठीक है। कोई जो है हो सकता है शोरूम ओपन कर दें जिसकी वजह से जो है रेवेन्यू जनरेट और उस रेवेन्यू से जो है बैंक को फायदा हो जाए और उसका जो है रिकवरी हो सके। क्लियर है। सो 50th का आंसर नंबर सी। आई होप एआरसी की भी थोड़ी थोड़ी जानकारी हमें होगी। क्लियर। चलिए, सो व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टैब्लिशिंग डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। अगर हम लोग, मैंने आपको अभी बिगिनिंग ऑफ द सेशन बताया कि जब हम लोग मतलब जब बैंक्स बेसिकली रिकवरी की बात कर रहे थे, तो रिकवरी करने के लिए सिविल कोर्ट्स, बेसिकली लोक अदालत में जाना पड़ता था। तो लोक अदालत में भी मतलब क्योंकि वहां पे नॉर्मल केसेस भी, पीपल के नॉर्मल केसेस भी जो है वो डील किए जाते हैं, क्रिमिनल ऑफेंसेस भी आ रहे हैं जो कि कंपाउंडेबल है ना, अदर पेटी जो है ऑफेंसेस हैं, आम जनता के केसेस भी लोक अदालत के अंदर आते हैं। ऐसे केस में बैंक और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको करना पड़ता वेट, जो कि वो कर नहीं सकते, है ना। इसलिए बनाए गए थे डीआरटीज कि भैया एक काम करें, हमारे लिए अलग से जो है ट्रिब्यूनल बनाए, किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए, ताकि बैंक्स को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को वेट ना करनी पड़े, है ना, उनकी रिकवरी स्पीडी रिकवरी हो सके। दैट्स वाई जो है डीआरटी और ड्राट ओपन किए गए थे। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, टू डील विद द केसेस ऑफ रिकवरी ऑफ डेट बिलो 10 लाख। मैंने कल हम लोगों ने जब लास्ट वीडियो देखी थी या लास्ट लेक्चर अटेंड किया था, उसमें देखा होगा 20 लाख तक के केसेस लोक अदालत में जाते हैं। अबव 20 लाख के केसेस कहां पे आएंगे, डीआरटी के अंदर। सो डील विद द केसेस ऑफ रिकवरी ऑफ डेट अबव ₹20 लाख। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर है यहां तक। सो बेसिकली क्या है कि जो भी केसेस हैं आपके किसके अंदर, डीआरटी के अंदर, वो 20 लाख या 20 लाख से ज्यादा होंगे, राइट, तभी यहाँ पे बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं। अदरवाइज कहां पे जाएंगे, लोक अदालत के अंदर। क्लियर है जी। चलिए, डीआरटी इशूज समन्स टू डिफेंडेंट बोरोवर गारंटर विद इन हाउ मेनी डेज टू सबमिट रिप्लाई। तो बेसिकली होता क्या है कि जब भी बैंक के अगेंस्ट तो समन नहीं इशू किए जाते, बेसिकली किसके अगेंस्ट, जो भी डिफेंडेंट है ना, जो कि बोरोवर हो सकता है या फिर गारंटर हो सकता है, उसके लिए कितने दिनों के लिए समन इशू किए जाते हैं, जिसके अंदर अंदर उसको क्या करना पड़ता है, रिप्लाई। 15 दिन, 1 महीना, 60 दिन या फिर 30 डेज। कितने होते हैं, 30 डेज होते हैं, जिसको चाहे तो 15 दिन और एक्सटेंड किया जा सकता है ना, 15 डेज का और एक्सटेंशन मिल सकता है यहाँ पे। सो 30 डेज जो है वो समन के लिए रिप्लाई करने के लिए होते हैं। सो डीआरटी इशू समन टू डिफेंडेंट विद इन 30 डेज ही और शी हैज टू रिप्लाई, और हो सकता है 15 दिन और एक्सटेंड कर दिए जाए, स्पेशल केसेस के अंदर ही होता है।
क्लियर? नेक्स्ट, अपील टू प्रिसाइडिंग ऑफिसर कैन बी मेड अगेंस्ट रजिस्ट्रार। हम लोगों को किसके अगेंस्ट करनी है अपील? प्रिसाइडिंग ऑफिसर को जो है आप लोग अपील करते हैं। बेसिकली मैंने आपको बोला कि जब आप लोग डीआरटी के अवार्ड से खुश नहीं है ना, डीआरटी के फैसले से अगर हम खुश ना हो तो हम इसकी अपील कर सकते हैं। कहाँ पे? ड्राफ्ट के अंदर, है ना। हम अगर डीआरटी से खुश नहीं है तो इसकी अपील हम लोग कर सकते हैं। कहाँ पे? ड्राफ्ट के अंदर। बेसिक जो जजमेंट की अगर बात करूं ना, कि जो डीआरटी की जजमेंट के अगेंस्ट अगर आप लोग अपील करना चाहते हैं ड्राफ्ट की, तो वो 45 डेज के अंदर होती है। कितने दिनों के अंदर अंदर? 45 दिनों के अंदर अंदर आप लोगों को वो अपील या फिर कहें कि ड्राफ्ट के अंदर केस फाइल करना होता है, कि अगर आप डीआरटी से खुश नहीं है तो। बट इसमें कंडीशन आती है कि एक अपील होती है रजिस्ट्रार के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट? रजिस्ट्रार के अगेंस्ट। और एक अपील होती है प्रिसाइडिंग ऑफिसर के अगेंस्ट, सॉरी रिकवरी ऑफिसर के अगेंस्ट। ठीक है, किसके अगेंस्ट? जो रिकवरी ऑफिसर है उसके अगेंस्ट। तो बस मुझे ये बता दीजिए कि रजिस्ट्रार के लिए कितने दिन है और रिकवरी ऑफिसर के लिए कितने दिन है। जो आप लोग नॉर्मल जजमेंट हम लोग कहते हैं डीआरटी से आती है, उसकी अपील आपको 45 डेज के अंदर करनी होती है। कहाँ पे? ड्राफ्ट के अंदर। पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, हम लोग कह रहे हैं कि जो अपील है वो भी दो पोर्शन में डिवाइडेड है। क्या? एक तो है आपके पास क्या? रजिस्ट्रार। अगर आप रजिस्ट्रार के अगेंस्ट करना चाहते हैं तो कितने दिनों के अंदर अंदर करेंगे? 15 डेज के अंदर अंदर, ध्यान रखना। और अगर रिकवरी ऑफिसर के अगेंस्ट करनी है तो विद इन 30 डेज। तो कुल मिला के 45 डेज हो गए। हमें बहुत बार डाउट लगता है कि 45 दिन है, 30 दिन है कि 15 दिन है। आई होप नाउ इट इज क्लियर। अगर तो जजमेंट की बात करी जा रही है तो 45 दिन है। अगर बात स्पेशल बोल रहे हैं कि रजिस्ट्रार के अगेंस्ट, जैसे इस क्वेश्चन में है अपील टू प्रिसाइडिंग ऑफिसर कैन बी मेड अगेंस्ट रजिस्ट्रार, देन आंसर विल बी 15 डेज, है ना। और अगर यहाँ पर रजिस्ट्रार ना लिख के रिकवरी ऑफिसर लिखा होता तो 30 डेज हो जाता मेरा आंसर। ठीक है, और अगर यहाँ पे लिखा होता अगेंस्ट जजमेंट ऑफ डीआरटी तो मेरा आंसर 45 डेज हो जाता। आई होप मैंने आपको तीनों आंसर दे दिए हैं, है ना। अभी क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर भी, बट इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बी, क्योंकि रजिस्ट्रार के अगेंस्ट अपील करनी होती है 15 दिन के अंदर अंदर। और वो भी कितनी % अमाउंट डिपॉजिट करानी पड़ेगी? 50% जो भी डीआरटी का अवार्ड है उतना करना पड़ेगा। और चाहे तो ड्राफ्ट का चेयरमैन चाहे तो उसको रिड्यूस करी जा सकती है, वो भी कितनी? 25%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 54, अपील टू प्रिसाइडिंग ऑफिसर। हम जो अपील करते हैं, पहली बात तो ये भी एक चीज समझने वाली है कि जो अपील है वो किसको होगी। अपील हमेशा हेड को होती है, और हेड कौन है डीआरटी का? बेसिकली प्रिसाइडिंग ऑफिसर। सो अपील टू प्रिसाइडिंग ऑफिसर कैन बी मेड अगेंस्ट रिकवरी ऑफिसर। हाँ जी, जो अपील आप लोग करते हो, है ना, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को, किसके अगेंस्ट? रिकवरी ऑफिसर के अगेंस्ट। अभी पढ़ के आए हैं, रजिस्ट्रार के अगेंस्ट होती तो 15 दिन, रिकवरी ऑफिसर के अगेंस्ट है तो कितनी? 30 डेज। तो कुल मिला के 45 दिन है जजमेंट के अगेंस्ट। क्लियर? 30 डेज। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 55th क्वेश्चन, अंडर हुज ज्यूरिसडिक्शन कैन अ केस बी फाइल्ड बाय बैंक्स अंडर डीआरटी। तो जब बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन केस फाइल करते हैं, है ना, डीआरटी के अंदर, तो क्या ज्यूरिसडिक्शन मतलब एरिया रिस्ट्रिक्शन रहता है? इट कैन बी फिल्ड at the place where the defendant or one of the defendants reside or carries on business। तो बेसिकली क्या बात हो रही है कि या तो उस पर्सन का वहां पे क्या होना चाहिए, या तो वो वहां पे रहता हो, है ना, नहीं रहता तो या फिर उसका बिजनेस हो वहां पे, राइट। सो इट कैन बी फिल्ड एट द प्लेस वेयर दी, या तो बैंक ब्रांच हो, है ना, जहां से लोन सैंक्शन हुआ हो। सी पॉइंट में कह रहा है कि कहीं पे भी हो सकता है जहां पे भी स्टेट होगी, है ना। इट कैन बी फिल्ड एनीवेयर इन द स्टेट। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ज्यूरिसडिक्शन क्या बोलती है कि या तो डिफेंडेंट, है ना, खुद वहां पे रहता हो, इट कैन बी फिल्ड एट द प्लेस वेयर दी डिफेंडेंट और वन ऑफ द डिफेंडेंट रिजाइड्स और कैरी हिज बिजनेस, है ना, या तो बिजनेस हो उसका या फिर वो खुद रहता हो, उसी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर जो है वो केस फाइल किया जाएगा डीआरटी के अंदर, राइट। आज की डेट में अगर हम लोग डीआरटी के बारे में बात करें, है ना, मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था कि जो डीआरटीज है वो कितनी है हमारे पास, कितनी टोटल डीआरटीज हैं भाई? 39 डीआरटीज है ना, याद रखना 39 डीआरटीज हैं, और 5 हमारे पास डेट रिकवरी एपिलेट ट्रिब्यूनल्स हैं, है ना।
39 DRTs हैं और 5 डेट रिकवरी एपलेट ट्रिब्यूनल है। क्लियर है जी? 39 DRT, 5 ड्राट। चलो नेक्स्ट, इज देयर एनी अपील सिस्टम अंडर दी ड्राट एक्ट? हाँ जी, कोई अपील सिस्टम है ड्राट एक्ट के अगेंस्ट, सॉरी मतलब ड्राट एक्ट के अंदर है तो है, बोला तो कि डीआरटी के अगेंस्ट अगर अपील करना चाहे तो कहाँ होगी? ड्राट के अंदर। सो यस एन अपील कैन बी मेड टू दी एपलेट ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश फॉर द पर्पस, राइट। बी पॉइंट में कह रहा है कि यस एन अपील कैन बी मेड टू दी हाई कोर्ट। नो सच अपील सिस्टम इज देयर एंड द ऑर्डर पास बाय डीआरटी इज फाइनल। कह रहा है कि कोई अपील नहीं है जो डीआरटी ने बोल दिया वो फाइनल होता है। नहीं, कहाँ होता फाइनल? अभी तो डिस्कस करके आए कि जो डीआरटी बोलती है अगर उसके अगेंस्ट कोई भी बोरोवर चाहे, डिफेंडेंट चाहे तो केस कर सकता है ना। कहाँ पे करेगा भाई? ड्राट के अंदर, डेट रिकवरी एपलेट ट्रिब्यूनल के अंदर। सो यस एन अपील कैन बी मेड टू द एपलेट ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश फॉर दिस पर्पस। किसके अगेंस्ट? डीआरटी के अगेंस्ट। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, what is the period within which the aggrieved party has to make an application to the appellate tribunal against the judgment of DRT? अब ये भी डिस्कस करके आए हैं कि अगर कोई भी एग्रीव्ड पार्टी चाहे तो एप्पलेट ट्रिब्यूनल के पास, मतलब ड्राट के पास, किसके अगेंस्ट? डीआरटी की जजमेंट के अगेंस्ट जो है अपील कर सकती है विद इन 30 डेज, 60 डेज, 45 और 15। हाँ जी, कितने दिनों के अंदर करेगी? 45 दिन के अंदर। और अगर बात करें रजिस्ट्रार की, तो रजिस्ट्रार के अगेंस्ट अगर अपील करनी हो तो मिलते हैं 15 दिन। और अगर रिकवरी ऑफिसर के अगेंस्ट, मेरे मुंह से बार बार प्रिसाइडिंग ऑफिसर निकली जा रहा है, अगर रिकवरी ऑफिसर के अगेंस्ट करनी हो तो कितना? 30 डेज। आई होप इट इज क्लियर। कुल मिला के 45 दिन हो गए। अब आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बहुतों के माइंड में ये रहता है कि 45 लेना है कि 30 लेना है, 45 लें कि 15 ले लें। क्लियर है? रजिस्ट्रार के अगेंस्ट 15 दिन, रिकवरी ऑफिसर के अगेंस्ट 30 डेज, जजमेंट की बात हो रही है तो 45 डेज। अब मैंने तीनों क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, इस पॉइंट में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, राइट। चलिए, सफाईसी एक्ट का सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है कि इफ अ डेट मतलब जो उधार है इज क्लासिफाइड एज एनपीए, मतलब नॉन परफॉर्मिंग अगर हो गया है, ठीक है, देन दिस सिक्योर्ड। नॉन परफॉर्मिंग कब होता है भाई? हाँ जी, कितने दिनों के बाद आप लोग किसी भी एसेट को एनपीए डिक्लेयर कर देते हो? 90 डेज, है ना। ये बात भी समझने वाली है कि 90 दिन के बाद हम लोग किसी भी एसेट को क्या बोल देते हैं? किसी भी मतलब किसको? स्टैंडर्ड एसेट को एनपी डिक्लेयर कर देते हैं अगर 90 दिन कॉन्टिन्यूस उसकी पेमेंट ना आए। तो अंडर सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 इफ अ डेट इज क्लासिफाइड एज एनपीए देन द सिक्योर्ड क्रेडिटर मे रिक्वायर द बोरोवर। सिक्योर्ड क्रेडिटर कौन होता है यहाँ पे भाई? बैंक बेसिकली, ठीक है। मे रिक्वायर द बोरोवर टू डिस्चार्ज हिज लायबिलिटी विद इन हाउ मेनी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द नोटिस। तो बेसिकली होता क्या है कि जब 90 दिन कंप्लीट होते हैं, है ना, कोई भी एनपीए बन जाता है, कितने दिन? 90 दिन हो गए हैं, है ना, 90 डेज हो गए, तो 91st डे को हम लोग उस स्टैंडर्ड एसेट को क्या बोल देते हैं? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो अब होता क्या है कि बैंक एलिजिबल हो जाता है एनपीए, क्योंकि सरफेसी बोलता ही यही है कि आपको सबसे पहले रिकवरी तभी हो पाएगी अगर आप लोग उसको एज अ एनपीए डिक्लेयर कर दो। वो भी क्या कंडीशन है कि आपका एनपीए कम से कम 1 लाख और अबव 1 लाख होना चाहिए, तभी आपके केसेस सफाईसी के अंदर आएंगे। दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर आप लोगों ने एग्रीकल्चर लैंड के अगेंस्ट कोई भी लोन डिक्लेयर किया गया है तो उन लोन्स को भी एंटरटेन नहीं किया जाता सरफाईसी के अंदर, ठीक है। क्या क्या बोला मैंने? एक तो लोन आपका 1 लाख से अबव होना चाहिए। दूसरा, आप लोगों के लोन क्या होने चाहिए? एक्सेप्ट एग्रीकल्चर लैंड के अगेंस्ट नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो नहीं आएंगे। थर्ड केस कि आपका जो बैलेंस बचता है वो 80% अबव होना चाहिए। तो नॉर्मल सी बोलने वाली बात क्या है कि अगर आपके टोटल ड्यूज का रिमेनिंग पोर्शन 20% या 20% से कम है, ठीक है, और आप लोग बोल रहे हो कि एनपीए है, तब भी ये केसेस सरफेसी के अंदर नहीं आते, क्योंकि यहाँ पे आपने 80% अमाउंट या फिर उससे अबव जो है वो यहाँ पे कंज्यूम कर लिया, यहाँ पे रिकवर कर ली है। क्लियर?
तो सफेसी के अंदर अगर आपको एज अ डेट रिकवरी करनी है तो पहले तो डिक्लेयर करने पड़ेंगे एनपीए। उसकी पहली कंडीशन क्या है, 90 दिन। और वो भी 90 दिन क्या कि कम से कम आपका लोन भी कितने का होना चाहिए, 1 लाख और अबव का, तभी आएगा इधर। ठीक है, तो उसके लिए बेसिकली जब सरफेसी के अंदर कोई भी चीज आती है एज अ सिक्योरिटी, क्योंकि जो भी यहाँ पे लोन्स आएंगे वो सारे सिक्योर्ड लोन्स होते हैं, और जो भी सिक्योरिटी गिरवी रखी होती है आप लोग उसको ऐसे ही एक्वायर नहीं कर सकते। उसके लिए आपको 60 डेज का एक नोटिस देना पड़ता है उस बोरोवर को कि भैया एक काम करो, जितना भी पैसा था वापस करके जाए। ठीक है, क्योंकि अगर आप 60 डेज के अंदर अंदर नहीं वापस करके जाते तो 61st डे को उसके ऊपर चार्ज किया जाएगा, है ना। सो बैंक जो है उसके ऊपर चार्ज करेगा, उसको चाहे मतलब कैसे मर्जी रिकवरी करे। तो बेसिकली 61st डे को बैंक उसके ऊपर अपना राइट चार्ज कर सकता है, बट बैंक को चार्ज करने से पहले 60 डेज का मिनिमम कितना, 60 डेज का एक नोटिस पीरियड इशू करना पड़ता है। किसके लिए, बोरोवर के लिए। आई होप इट इज क्लियर। क्लियर है। सफेसी के अंदर कौन से केसेस आएंगे, एनपीए कितने दिन बाद होता है ना, और कितने दिन का नोटिस पीरियड इशू किया जाता है, 60 डेज का। 60 डेज के अंदर अगर वो पैसा पे बैक कर दिया जाता है तो अच्छी बात है, नहीं करेगा तो फिर जो भी सिक्योरिटी है उससे बैंक बेसिकली चार्ज करता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 59th। द ब्रांचेस आर रिक्वायर्ड टू फाइल original application. The branches are required to file original application for recovery of bank dues before debt recovery tribunal in cases where total debt due from the borrower is. तो बेसिकली ये बोल रहा है कि जब भी आप लोग कोई ओरिजिनल एप्लीकेशन फाइल करते हैं अगेंस्ट योर बैंक ड्यूज, है ना, मतलब ड्राट जाने से पहले जब आप लोग डीआरटी में कोई भी केस फाइल करते हैं, राइट, तो उस केस में आपका जो भी एनपीए है या जो बोरोवर से आप लोगों ने उधार लेना था वो कितने तक का होना चाहिए, 20 लाख, 25 लाख, 10 लाख और 15 लाख। अभी डिस्कस करके आए हो कि अगर आपका केस 20 लाख और अबव 20 लाख है तो बेसिकली अबव 20 लाख होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए, अबव 20 लाख के केसेस जो हैं वो डील किए जाते हैं कहाँ पे, ड्राट के डीआरटी के अंदर, है ना। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में आप लोग तभी केसेस डाल सकते हैं अगर बैंक का जो भी टोटल डेट है वो 20 लाख और अबव 20 लाख होगा तब। क्लियर, क्योंकि बिलो 20 लाख के केसेस कहां पे जाते हैं, लोक अदालत के अंदर डील किए जाते हैं। क्लियर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। अपील बिफोर द ड्राट, मतलब जब आप लोग अपील करते हैं, है ना, ड्राट से पहले, राइट, अपील बिफोर द ड्राट टू बी डिस्पोज ऑफ फाइनली फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ अपील विद इन। हाँ जी, कितने दिनों के अंदर अंदर वो अपील को डिस्पोज ऑफ करना होता है, 1 महीने के अंदर। बेसिकली सिंपल सी बात है कि जब भी कोई बंदा केस फाइल करता है ना, ड्राट के अंदर, तो वो अपील कितने दिनों के अंदर अंदर उसका जो है फाइनल, है ना, फाइनल अवार्ड या फिर फाइनल डिक्लेरेशन आ जानी चाहिए, वो केस वाइंड अप हो जाना चाहिए, है ना। कितने कितने दिन दिए गए हैं ड्राट के अंदर भाई, 1 महीना, 3 महीने, 90 दिन या फिर 180। तो कितने दिन दिए गए ड्राट को, 180 डेज, कि भाई एक काम करें 180 दिन के अंदर अंदर रिकवरी करके दीजिए इनकी लोन की, है ना। रिकवरी नहीं, सॉरी, बेसिकली क्या कि जो भी केस किसी ने भी सबमिट किया है उस केस का जो भी फाइनल डिसीजन है वो 180 दिन के अंदर अंदर आ जाना चाहिए। क्लियर है। कितने दिन है मैक्सिमम, 180 डेज, बट इससे भी ज्यादा कई बार लग जाते हैं, राइट, जो एक्चुअल प्रोसेस है। क्लियर है। आई होप हम लोगों को क्लियर है कि लोक अदालत बेसिकली हम लोगों ने डिस्कस किया, उसके एमसीक्यूज डिस्कस किए थे, है ना। आज हम लोगों ने डीआरटी और ड्राट पे डिस्कस कर लिया, थोड़ा सा सफाईसी के ऊपर भी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग थोड़े से क्वेश्चन सफाईसी के और जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।